फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। जो 6-7 किताबें हैं उन सबको यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी कुछ कवर अप हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। पर्यावरण एवं सतत विकास, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो थ्योरी पार्ट है वो भी और जो क्वेश्चन पार्ट है वो भी। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र। अब ये कार्बन चक्र और जल चक्र क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि पृथ्वी पर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कहाँ से आता है? वाटर आता है जो आपका समुद्र है। समुद्र से क्या होगा? समुद्र पे जब सौर विकिरण पड़ेगी तो वो वाष्प में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वो जाएगा वापस बादल बनाएगा, बादल बनाएगा, फिर फाइनली वो बारिश होगी और समुद्र में फिर से वो पानी मिल जाएगा। तो एक पूरी साइकिल चलती रहती है, यही होती है आपकी वाटर साइकिल। सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जो हम लोग सांस ले रहे हैं उससे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्व करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर जमा हो जाती है और सालों तक जब पेड़ पौधे के जीवाश्म जो होते हैं दबे रहते हैं, वही जाके कोयले में कन्वर्ट होते हैं। पेट्रोलियम इसी तरीके से बनता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है एक सतत प्रक्रिया है। फाइनली जब उसी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको जलाया जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। तो एक तरफ वो स्टोर होती जाती है, दूसरी तरफ वो लिबरेट होती जाती है, और इस तरीके से ये कार्बन चक्र और जल चक्र जो है प्रकृति में बने रहते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हम एक बार देखते हैं इसको। देखिए, पर्यावरण की अगर हम बात करें तो विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना होता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। अजैविक का मतलब वो जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे कि मृदा या फिर वायु। जैविक घटक वो जैसे कि हम लोग के अंदर जीवन है, तो ये सब किसके अंदर आएगा? जैविक घटक में। या फिर पेड़ पौधों की बात कर लें और दूसरे जीव जंतुओं की बात कर लें तो इनसे मिलकर बना हुआ है और इनकी आपस में क्रिया होती रहती है, जैविक और अजैविक की। जैसे वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, तो एक जिसके अंदर लाइफ है और एक जिसके अंदर लाइफ नहीं है, दोनों आपस में क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है? विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना है और ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं, इंटर रिएक्शन होती रहती है। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि पृथ्वी के जो कार्बन चक्र है उसमें कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पहुंचती है। मतलब जो कार्बन चक्र के अंदर बेसिकली क्या, कार्बन का ही जो रोल है भाई, वही साइक्लिक प्रोसेस में घूम रहा है। अब वो मिलता कहाँ पर है? मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिबरेट होती है? चाहे हम बात कर लें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन की, चाहे हम बात करें जीवधारी जैसे हम लोग हैं जो सांस लेते हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, या फिर हम बात करें ज्वालामुखी प्रक्रिया की, तो जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, वायुमंडल में जाती है। तो इस तरीके से जो कार्बन चक्र है पृथ्वी पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती रहती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें सबसे अहम भूमिका होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन चक्र जो होता है वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। अब आपकी स्क्रीन पे जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये है आपका जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर कार्बन चक्र किस तरीके से कार्बन एनवायरनमेंट से विभिन्न जीवधारियों में पहुंचती है और उसके बाद वहां से वो वापस जो है कहाँ? प्रकृति में, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो उपस्थित CO2 है, ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे इस CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं और ये उनके अंदर पहुंच जाती है। उसके बाद ये जो पेड़ पौधे होते हैं अगर दब जाते हैं सालों साल तक, तो यही कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? कोयले में। पेट्रोलियम भी इसी तरीके से बनता है। और ये जैसे हम लोग पेड़ पौधे के जो फल फ्रूट हैं वो सब चीज़ें खाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम भी इनटेक करते हैं। मतलब जंतुओं के अंदर भी कार्बनिक यौगिक जो होता है वो जमा होता है। अब यही जो होता है आपका अकार्बनिक कार्बोनेट के अंदर भी चेंज होता है। अब जो जंतु हैं ये जब सांस लेते हैं, जैसे हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, तो उससे भी हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं।
इसके अलावा ये तो बात हो गई किसकी, पेड़ पौधों से किस तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक साइक्लिक प्रोसेस में चला आ रहा है, या फिर जीव जंतुओं से किस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस में चला आ रहा है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी जो होता है वो क्या करता है, वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको एब्जॉर्व करता है कार्बोनेट के रूप में। अब यही जो होता है आगे जाके चूना पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन जो होती है वो वायुमंडल में बनी रहती है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं तो क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो कार्बन है वो पृथ्वी का बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है पृथ्वी पर। मूल रूप से किसमें, ग्रेफाइट और हीरे के अंदर पाया जाता है। यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे अहम भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चलित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है, यानी कि इवेपोरेशन करता है। अगर वो इवेपोरेशन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ही ज़्यादा बारिश की मात्रा होगी। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा अगर हम बात करें बूंदाबांदी की, मतलब बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी, ये सब जो है वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये है समुद्र, ठीक है। अब समुद्र जब सूरज की विकिरण इस पर पड़ेगी तब क्या होगा, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होगा और ये जो वाष्पोत्सर्जन होगा इसकी वजह से क्या होगा, बादल बनेंगे। दूसरी तरफ जो पेड़ पौधे हैं ये भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं, इससे भी क्या होगा, बादल बनेंगे। बादलों से क्या होगा, बारिश होगी। मतलब ये पूरा इस तरीके से वाटर साइकिल घूम गई। पृथ्वी से पानी उठा, बादलों की तरफ गया और बादल से वापस ये आपका बारिश के रूप में या फिर क्या होगा आपका, जब जल जो होगा संघनित हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तब क्या होगा, ओले गिरेंगे या फिर बर्फ पड़ेगी। अब ये मेनली पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। फाइनली वहाँ से निकल के ये नदियाँ बनेंगी और नदी किस में जाएगी, समुद्र में जाएगी और ये पानी फिर से वापस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है आपकी क्या, वाटर साइकिल। अभी हमने कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल दोनों को कवर अप कर लिया है। उसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं कि जल चक्र जो है वो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोम द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। मतलब पौधे जो है मृदा से किस तरीके से पानी को एब्जॉर्व करते हैं, वो है उनके मूल रोम के द्वारा। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन यानी कि सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे जो होते हैं वो भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मेनली सेलुलोज की बनी होती है। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। इनके साथ इनमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो पेक्टिन है इसके कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। तो पेक्टिन का अपने आप में काफ़ी रोल है, क्योंकि जो पौधों के मूल रोम होते हैं ये मृदा के साथ जो चिपके रहते हैं, इसी की वजह से चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि अगर खेतों में क्या हो, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए बहुत ज़्यादा और उसके बाद खेतों की पानी से अच्छी तरीके से सिंचाई नहीं की जाए, तब क्या होगा, जो सॉइल सॉल्यूशन है वो बहुत कंडेंस हो जाएगा, यानी कि उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो पौधे की जड़ के मूल रोम है ये जल का अवशोषण नहीं कर पाएंगे और पौधे क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल यानी कि अवेलेबल सॉइल वाटर, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता और मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये सारी बात हो गई किसकी, हमारी थ्योरी पार्ट की। अब यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा। जितना अभी तक आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसी के बेस पर ये सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर आप विचार करें। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय
और ज्वालामुखी क्रियाएं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के जल चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अभी हमने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण में जो वायुमंडल होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं पौधे। तो जो पहला वाला होगा वो तो नहीं होगा हमारे आंसर में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने की बात करी जा रही है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, वायुमंडल से एब्जॉर्व करी जाती है, अवशोषण करा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का पौधों के द्वारा। श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं, दैट मीन्स कि हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, कार्बन कंटेंट को जोड़ रहे हैं। इसके बाद जैव पदार्थों का अपक्षय, इसकी वजह से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। ज्वालामुखी क्रियाएं, इनकी वजह से भी क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में पहुंचती है। तो इस तरीके से 2, 3 और 4 ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के जलचक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। श्वसन बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ये आपका लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में भी आ चुका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में। तो अभी हमने देखा है कि भैया जल चक्र हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पर थ्योरी पार्ट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का लेंगे जिन क्वेश्चंस का थ्योरी अभी तक हमने नहीं देखा है। ठीक है, अगला है कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर। अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि वायुमंडल में जितनी ज़्यादा नमी होगी वर्षा की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कई प्रतिरोपित पौधे जो होते हैं वो इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं होते, अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। यही हमने अभी पढ़ा है कि जब प्रतिरोपण कराया जाता है उस टाइम पर बहुत सारे पौधों के मूलरोम जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पर बात होगी आपकी वायुमंडल की। अब वायुमंडल में कौन कौन से गैसेज हैं, क्या है, उस सबको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पौधों को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके बेस पर, जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे। तत्व क्या होते हैं, पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब बेसिक एलिमेंट होता है किसी भी पदार्थ का तत्व, इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं वो द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। वही मिश्रण की बात करें तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक। ठीक है, इन बेसिक चीज़ों को याद रखिएगा। तत्व का मतलब है ये अनडिवाइडेड है, इससे ज़्यादा और नहीं तोड़ा जा सकता। यौगिक का मतलब है एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा तत्व जो होंगे वो इसके साथ इंक्लूडेड होंगे, मतलब एक यौगिक को बनाएंगे। और जब हम किसकी मिश्रण की बात कर रहे हैं तो इसमें तत्व और यौगिक दोनों हो सकते हैं और किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। तो तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ के आपकी तत्व जो होते हैं वो अनडिवाइडेड है। यौगिक में सिर्फ एलिमेंट्स यानी कि तत्व जो होंगे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब पर्टिकुलर रेशो के अंदर वो उपस्थित होंगे। लेकिन जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो कुछ भी मिश्रण हो सकता है, कोई रेशो का मतलब नहीं है कि किस अनुपात में मिलाए गए होंगे, किसी भी अनुपात में मिलाए जा सकते हैं। तत्व और यौगिक दोनों इसके अंदर उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, वायु जो होती है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसें या फिर वायु के समूह को क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो होती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। अब यहाँ पर आगे हम बात करें तो गैसों का यह मिश्रण जो होता है वो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन। ये जो रेशो यहाँ पर आप देख रहे हो ये टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ आप याद रखिएगा। जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों को नाइट्रोजन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि 78.08%, ऑक्सीजन भी आपको पता होगा 20.95%। इसके बाद कन्फ्यूजन शुरू होता है।
अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी है, इसके लिए आपको ये परसेंटेज ज़रूर पता होनी चाहिए। बिना इसके पता हुए आप नहीं इसको सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पर बेसिकली आपको यही याद रखना है कि ऑर्गन जो है वो 0.93%, मतलब कार्बन के ऑक्सीजन के बाद जो आएगी वो ऑर्गन आएगी, ऑर्गन के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। इस तरीके से आपको याद रखना है कि O, AR और फिर कार्बन, ठीक है। इसके बाद नियॉन की बात आती है। नियॉन कितना है आपका 0.002%। इसके बाद हीलियम की बात करें 0.0005%। क्रिप्टॉन की बात करें 0.0001%। ज़ेनॉन की बात करें 0.00009%। और हाइड्रोजन की बात करें तो 0.00005%। ये एज इट इज़ आपको याद रखना है। अब अगर ये परसेंटेज आप याद ना भी रख पाएँ तो जो मैं बता रहा हूँ उनका ज़रूर याद रखिएगा। ऑर्गन का आपको याद रखना ही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो 100% याद रखना है, ठीक है, 0.036%। इसके अलावा हीलियम याद रखिएगा, हाइड्रोजन याद रखिएगा और ज़ेनॉन भी याद रखिएगा। इतना तो एटलीस्ट याद रखिए ही, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये याद इस तरीके से भी रखना है कि भैया कौन सा सबसे ज़्यादा, कौन सा सबसे कम। यहाँ तो कभी आपसे नाइट्रोजन नहीं पूछा जाएगा, ना ही ऑक्सीजन पूछा जाएगा, ये तो होंगे ही नहीं ऑप्शन में, नॉट पॉसिबल। होगा क्या, ये सारे आपके ऑप्शन में होंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा है। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज़, तो इसको आपको याद करना है। सो इन सब का सीक्वेंस आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखें तो यहाँ पर सीधे सीधे ये बोला गया है कि जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उसका अवशोषण करते हैं, ठीक है। अगर पेड़ पौधे ना हो तब क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जीवन पर इसके घातक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन छोड़ रहा है, हम लोग छोड़ रहे हैं, यानी कि जीव जंतु। और हम लोग क्या लेते हैं पेड़ पौधों से, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अगर पेड़ पौधे ही ना हो तब ये ऑक्सीजन होगी ही नहीं और हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीवन जो है हमारा खतरे में पड़ जाएगा। सो आगे यहाँ पर देखें कि पादप जो हैं ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी बोला जाता है, या फिर ये भी बोला जाता है कि वायुमंडल में ये वायुमंडल के फेफड़े हैं, ठीक है, लंग्स हैं। अगर ये ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे पौधे की कतारें जो है वो खड़ी करने से ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जाता है। अब यहाँ पर इसके बेस पर ये क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। पहला है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, तो भैया वायुमंडल बोला जाता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला है कि वायु क्या है, एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या फिर विद्युत अपघट्य है। तत्व तो होने से रहा क्योंकि तत्व है बेसिक होता है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि वायु क्या है, वायु एक तरीके का मिश्रण है जिसके अंदर बहुत सारी जो यौगिक हैं वो भी होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये इस तरीके से ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सब कुछ वायुमंडल में रहता है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक मिश्रण है, ना कि यौगिक है, क्योंकि सर्टेन जो रेशो होता है उस रेशो की बात यहाँ पर नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि मिश्रण क्या है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब यहाँ पर इसको मिश्रण ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें या फिर हम ऑक्सीजन की बात कर लें या फिर नाइट्रोजन की बात कर लें तो टाइमली इसके अंदर फ्लक्चुएशन होता रहता है। मतलब ब्रॉड कैटेगरी में तो उतना ही रहता है, लेकिन उसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अभी अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर नहीं होता। तो मिश्रण कहने का मतलब ही ये है कि वो एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो नोबल गैसेस हैं उसमें कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। तो अभी हमने देखा है कि ऑर्गन पाई जाती है, हीलियम भी पाई जाती है, नियॉन भी पाई जाती है, जबकि रेडॉन जो होती है ये नहीं पाई जाती। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब रेडॉन क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है और शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, अभी हमने देखा 78% होती है। ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। तो अभी हम देख चुके हैं कि भाई सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, 78 पॉइंट समथिंग।
इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है वो क्या है, आपका नाइट्रोजन है। तो इसमें भी दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ या फिर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है भैया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पेड़ पौधे करते क्या है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं, उसको लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। अब जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तब क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बिल्कुल सही बात है। शोर का अवशोषण, ये वाली बात भी सही है। वायु का प्रदूषण, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ही गलत है और यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण सुरक्षा, इसको जो है अगले वाले जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। अब यहाँ पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए सीरियस हैं और 14 मई को जो आपका पेपर है इसमें आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर स्टैटिक विद करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, सब आप कैरियर मित्रा का जो पीसीएस के लिए 2 पीडीएफ हैं, इन पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हैं। पहली पीडीएफ में 2000 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, इनसे रिलेटेड जो करंट में चीज़ें रही हैं और जो स्टैटिक पार्ट है इसको मर्ज करके ये 2000 क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक पीडीएफ और प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। सिंगल ऑप्शन वाला करंट अफेयर रहेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं होंगे इसमें। ये आपको तकरीबन 2500 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरीके से ये 2 पीडीएफ की हेल्प से आप अच्छे से अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने 14 मई के एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए जो आपको पेमेंट करना रहेगा वो मात्र 1500 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर, उन मोबाइल नंबर्स पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 9027281376 इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू या टेलीग्राम। दूसरा 6395649901, इन दोनों में से किसी भी नंबर के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण सुरक्षा की। थैंक यू सो मच।